चुनावी बॉन्ड योजना पर राजनीति तेज। भाजपा ने कानून बनाने की बताई जरूरत। हरीश रावत ने लोकतंत्र को बचाने की दिशा में बताया महत्वपूर्ण कदम। उत्तराखंड में किसान हो रहे हैं लामबंद। कटिमा कृषि मंडी में बनाए आंदोलन को समर्थन देने की रणनीति। दिल्ली कूच के लिए तैयार रहने का किया आह्वान। चंपावत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने निकाली आक्रोश रैली। मांगों पर मिलता रहा आश्वासन, मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। ऑनलाइन जॉब के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार। एसटीएफ ने आरोपी को ग्वालियर से पकड़ा। देश भर में 2300 से अधिक शिकायतें दर्ज। खबरों की शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया। इस मामले में भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कुट्टरी ने कहा कि चुनावों में जो निरंतर खर्चे बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए ऐसा एक कानून होना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यह निर्णय लोकतंत्र को बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। उन्होंने बताया कि यह कानून सत्तारूढ़ दल को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाता था। आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड वह वित्तीय तरीका है जिसके माध्यम से राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है। इसमें बॉन्ड के खरीदार या भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है और स्वामित्व की कोई जानकारी दर्ज नहीं की जाती है। इसे केंद्र सरकार ने सियासी दलों को चंदा देने के लिए योजना शुरू की थी। निश्चित रूप से चुनाव में जो खर्चे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं वह देश के लोकतंत्र को कहीं ना कहीं पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए ये एक निश्चित रूप से एक संहिता, एक कोड कुछ ना कुछ निश्चित रूप से बनना चाहिए जिससे कि जनता का जो मत है वो मत एक सही सरकार को चुन सके, सही जनप्रतिनिधि को चुन सके। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस समय शीतकालीन यात्रा चल रही है और श्रद्धालु विभिन्न तीर्थ स्थलों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शीतकाल में केदारनाथ धाम की पूजा ऊखीमठ में होती है। शीतकाल में जब भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम बंद हो जाता है तो ये मूर्ति ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में रखी जाती है। बद्रीनाथ धाम की पूजा जोशीमठ में होती है। गंगोत्री धाम की पूजा मुखबा में होती है। खरसाली में यमुनोत्री धाम की पूजा होती है। सतपाल महाराज ने कहा कि चार धाम यात्रा की विभागीय स्तर से मॉनिटरिंग होती है। मॉनिटरिंग तो होती है, हमारा डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग करता है, सब मॉनिटरिंग करते हैं और पूरी उसकी मॉनिटरिंग होती है। इसलिए आपने देखा होगा पिछली बार इसी संख्या में लोग आए और यात्रा उन्होंने संपन्न की और ये हमारे उत्तराखंड के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है क्योंकि यात्रा से हमारी इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ती है, तो सभी को काम रोजगार मिलता है, काम करने का मौका मिलता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यात्रा इस समय हुई है और तैयारियां हमारी काफी लोगों में धार्मिक भाव बढ़ा है। अयोध्या के बाद लोग चाहते हैं कि निश्चित रूप में चारधाम यात्रा करें, अयोध्या करें। तो एक धार्मिक लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के सेलाकुई में कांग्रेस कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कांग्रेस के टेहरी लोकसभा प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी, प्रदेश उपाध्यक्ष आरिंद्र शर्मा सहित क्षेत्रीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री प्रसाद नैथानी ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती के लिए जोर देने का आह्वान करते हुए सभी से जुट जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाएगी जिन्हें हमको विफल करना है। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज होने की बात पर उन्होंने कहा क्योंकि भाजपा को सिर्फ कांग्रेस से डर है, इसलिए भाजपा तानाशाही कर हर हथकंडे कांग्रेस पर आजमा रही है। हमारा पार्टी का जो कार्यालय है अकबर रोड पे, वहाँ पे आप देखिए कि वर्षों से वही कार्यालय चल रहा है और दिल्ली के ही अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय आप देखेंगे
तो 5 स्टार होटल है, वहाँ क्यों नहीं छापे पड़ते हैं? हमारे जो जो बैंक अकाउंट सीज करने की बात की है, हमारे पार्टी में हम सब कार्यकर्ता लोग जो हैं पार्टी के लिए डोनेशन करते हैं, डोनेशन देते हैं ताकि पार्टी और देश की सेवा की जा सके। अब उन खातों को सीज यहाँ पर ब्लॉक लेवल से लेकर बूथ लेवल पर कैसे बूथों को मजबूत किया जा सके, उसके तहत ये मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी। तो सारे कांग्रेस के जो हमारे मुख्य कार्यकर्ता थे, सभी कार्यकर्ता थे हर बूथ से, वो लोग यहाँ पर आए थे। तो उनके लिए हमने प्रशिक्षण से लेकर कैसे हर बूथ को जीता जाए, उसके लिए यहाँ पर हमने चर्चा की। किस तरह से चुनाव को देखते हैं, क्योंकि लगातार हम क्षेत्रीय मुद्दों पर यहाँ के जो विकास जो पछुआ दून के मुद्दे हैं उनको हम अधिक से अधिक। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद का उधम सिंह नगर में कोई असर दिखाई नहीं दिया। अलबत्ता अलग अलग शहरों में किसानों ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर हठधर्मिता अपनाने का आरोप लगाया है। संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान पर रुद्रपुर में सब्जी फल मंडी बंद रही और किसानों ने कृषि मंडी समिति परिसर में धरना दिया। किसान नेता तजिंदर सिंह विर्क ने कहा कि केंद्र सरकार कर्ज माफी और एमएसपी गारंटी पर कमेटी बनाने के अपने वादे से मुकर गई है। उन्होंने कहा कि सरकार हरियाणा बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर दमन कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के किसान इस आंदोलन में शामिल होने को तैयार हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को हम ज्ञापन के माध्यम से इस देश के अंदर किसानों की जो मांग है, एमएसपी की गारंटी, संपूर्ण कर्ज माफी और एमएसपी की मांग कर रहे किसानों के ऊपर जो दमन हो रहा है, सरकार वो दमन बंद करे और किसान देश के अंदर एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का काम करे। इसको लेकर भारत बंद का आह्वान है, जिसके अंदर तमाम व्यापारियों का, मजदूरों का, संगठनों का इसको। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव मलूक सिंह खिंडा और जिला अध्यक्ष गुरुसेवक सिंह के नेतृत्व में यह बैठक हुई है। एमएसपी की मांग और दिल्ली सीमा पर संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन को समर्थन देने के लिए रणनीति बनाई गई है। बैठक में हरियाणा सरकार द्वारा आंदोलन में हिस्सा लेने आ रहे किसानों पर किए गए अत्याचार और जुर्म की घोर निंदा की। गुरुसेवक सिंह ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान होते ही भारी संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इसके लिए सभी किसानों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। मीटिंग बुलाई थी कटीमा मंडी में। इस तरह हमारे जो है पूरे ज़िले में आज जो भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा, उसकी हर जगह मीटिंगें हो रही हैं। सबसे पहले तो ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि हरियाणा सरकार ने जो हमारे पंजाब से किसान आ रहे थे आंदोलन के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए, उन पे जो अत्याचार किया है, बहुत ही जुल्म किया है, उन्हें तरह तरह की आंसू बोले और उन पे पथराव वगैरह जो किया है, उनके बहुत ही चोटें आई हैं। तो सबसे बड़ी तो हमने वो उसकी घोर निंदा करते हैं कि खट्टर सरकार ने ऐसा अन्नदाता पे जो बर्ताव किया है वो बहुत ही निंदनीय है। और बाकी जो मीटिंग हुई है यहाँ पर इस चर्चा की गई है कि आगे जो है इस तरह से अगर हमें कॉल आती है, हमारे जो नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नरेश टिकैत जी, और वो जब भी हमें संदेशा देते हैं और हम तैयार हैं। एमएसपी की मांग जो है किसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना जो है किसान घाटे में जा रहा है और सरकारें जो है इसके लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए जो है हमारे किसानों को सबको एकजुट होकर इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और एमएसपी का जो है वादा किया था सरकार ने, जो पिछला आंदोलन हुआ था, उसमें लिखित में भी दिया गया था कि हम इसके लिए कमेटी बनाकर और एमएसपी की जो है लागू करेंगे। एसटीएफ ने ऑनलाइन जॉब दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंक पासबुक और चेक बुक बरामद की गई है। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ देश भर में अलग अलग ठगी के मामलों में 2300 से अधिक शिकायतें दर्ज है। उन्होंने कहा कि विभिन्न थाना क्षेत्रों से संपर्क भी किया जा रहा है, जिससे वे मुकदमों के आधार पर आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर सके।
चंपावत जिले के आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ता सहायिका संगठन ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आक्रोश रैली निकाली। संगठन ने जल्द मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय मोटर स्टेशन से लेकर कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकालकर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार की ओर से लंबे समय से उनकी मांगों को पूरा करने का खाली आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। उन्होंने 600 प्रतिदिन मानदेय दिए जाने, सेवानिवृत्त होने पर 2 लाख रुपए देने, टेक होम राशन ढुलान को केंद्र तक पहुंचाने की धनराशि देने, पोषण टेकर के लिए मोबाइल फोन और रिचार्ज कराने और विभागीय कार्यों के लिए यात्रा भत्ता दिए जाने सहित मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि जल्द मांग पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कार्यकर्ता मिनी सहायिका के संगठन से आज चंपावत जिले में हम बहुत समय से आंगनबाड़ी अपनी मांगों को लेकर सरकार के आगे आई है, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को अभी तक नहीं सुना है। और जहां तक सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, ये विभाग महिला सशक्तिकरण है, लेकिन हमारी सरकार हम महिलाओं के ऊपर ही शोषण कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात करते हुए शनिवार को हजारों की तादाद में सीटू के बैनर तले पौड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भोजन माता समेत 11 संगठन पौड़ी की सड़कों पर गरजे और जमकर केंद्र प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव करते सरकार को सेवा दे रहे संगठनों ने कहा कि उनको मजदूरों से भी कम मानदेय दिया जा रहा है, जबकि उनसे अतिरिक्त सेवा भी ली जा रही है। संगठनों की मांग है कि उन्हें वेतन भोगी बनाते हुए उन्हें न्यूनतम 18,000 मानदेय दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने कहा कि उनकी मांगों पर अमल ना हुआ तो देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगी। हम सरकारों से ये कहते हैं कि जब चुनाव आता है तब आपके घोषणा पत्रों में सबसे पहले महिलाएं रहती है या उनका विकास या महिला सशक्तिकरण के नारे रहते हैं, आपकी पहली हेडलाइन रहती है। और पूरे 5 साल आप उन्हीं भाषणबाजियों में और इसी गलतफहमियों में आप गुमराह महिलाओं को कर देते हैं कि इतने वर्ष बनने के बाद भी, इतने आंदोलन करने के बाद भी अगर फिर हम उसी पायदान पे खड़े तो कहाँ पे महिला सशक्तिकरण है, आप हमें बताइए। क्या होर्डिंग और पोस्टरों पे लगाने से, बोलने से महिला सशक्तिकरण? केश में रेलवे रोड स्थित एक प्लॉट में करीब 4 महीने का भ्रूण दिखाई देने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जब तक पुलिस भ्रूण देखने के लिए घटनास्थल पर पहुंची तब तक एक चील भ्रूण को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई। कुछ लोगों ने भ्रूण की फोटो मोबाइल में कैद की है, जिसे पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस ने मामले में अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रदेश भर के सभी विभागों में उपनल के माध्यम से बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 25,000 के करीब है। लेकिन पिछले लंबे समय से ये कर्मचारी समान कार्य समान वेतन की मांग कर रहे हैं। उपनल कर्मचारियों की हड़ताल से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे बड़ा असर पड़ा है। दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अनुराग अग्रवाल ने कहा कि हमारे यहाँ उपनल के 250 और टीडीएस के 200 कर्मचारी काम करते हैं। इसमें बहुत सारे लोग अपनी हड़ताल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बनभूलपुरा में हुई हिंसा में उपद्रवियों ने करीब 100 छोटी बड़ी गाड़ियों को जलाकर खाक कर दिया है, जबकि 50 से अधिक छोटी बड़ी गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर क्षतिग्रस्त किया है। ऐसे में नुकसान की भरपाई के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। शहर में अफवाह फैली हुई है कि अगर वाहनों का इंश्योरेंस भी है तो भी हिंसा में क्षतिग्रस्त हुए वाहनों को इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां इसका खंडन कर रही हैं। इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मंडलीय प्रबंधक BS ग्वाल ने बताया कि हिंसा और उपद्रव के दौरान अगर किसी तरह का वहां के साथ अन्य नुकसान होता है तो नुकसान सामग्री का इंश्योरेंस वैलिड है, तो नियम के तहत कार्रवाई कर इंश्योरेंस का क्लेम दे सकते हैं। आपको बता दें कि दंगों से होने वाले नुकसान को कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है। अगर आपने ये इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो कंपनी आपको नुकसान की भरपाई करेगी। कि मोटर जो इंश्योरेंस होता है तो इसमें लगभग मतलब जो है ऑल रिस्क कवर होता है, तो ये तो कवर है ही, ये कवर होता है। ये अफवाह ना समझें इसको जो अपने प्रॉपर ढंग से जो है अपना दावा का सूचना दे कंपनी को और FIR की कॉपी दे हमको,
तो आप क्लेम लॉन्च कर सकते हैं किसी कंपनी से, बशर्ते आपका जो गाड़ी नुकसान हुआ, आपका फायर हुआ है, आग जली है, तो उसका गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, मतलब गाड़ी नंबर या चेसिस नंबर उसको कंपनी को दिखाना पड़ेगा, तभी क्लेम मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का पूर्ण दर्जा मिलने की उम्मीद जगी है। बंगाली महासभा की बैठक हुई है। बंगाली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी कि इस दौरान बंगाली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार साहू ने कहा कि देश के विभाजन के बाद लाखों हिंदू बंगाली समाज के लोगों को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बसाया गया था। हम अखंड भारत के लोग थे जो माइग्रेटेड होके इस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हमें बसाया गया, जहां हमें भूमि और सब दिया गया। हमें वहां उत्तर प्रदेश होते समय हमें मात्र छात्रवृत्ति के लिए एससी का दर्जा दिया गया, जिससे हमारे लोग बच्चे पढ़ सके। पूर्ण दर्जा हमें नहीं प्राप्त हुआ। आज हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में रिट पिटीशन। देश का जो दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ था, इसमें बंगालियों का कोई कसूर नहीं था। पूर्वी पाकिस्तानी और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जो अपने घर बार छोड़ के इधर आ गए, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको जब यहाँ बसाया गया भारत में, 7 राज्यों में उनको अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त किया गया। लेकिन उत्तराखंड के लोगों को जब, और यूपी, वर्तमान में हम उत्तराखंड में हैं, पहले यूपी में थे, तो हम लोगों को अपूर्ण दर्जा था कि हमें जो पढ़ाई में, एजुकेशन में तो हमें मिलती थी, लेकिन पढ़ाई के बाद हमारा जो है आरक्षण खत्म होता था। इसको लेकर संघर्ष करते आ रहे थे। बंगाली महासभा का गठन हुआ तो तकनीकी पहलुओं पर किसी ने गौर नहीं किया था। जो तकनीकी पहलुओं की आदरणीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी व्यथा को सुना, जाना, और सीए लागू होने जा रहा है। और सीए के साथ साथ जो हम लोग अखंड भारत के नागरिक हैं, हम लोग अपने मन से नहीं आए, हमको जंगल में लेकर डाल दिया गया, हमको मारने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी हमारी बात को समझेंगे, हमारी व्यथा को समझेंगे, और हमको जो 8 राज्यों में हमको अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ है, और हमारे भेदभाव करके हमारे बच्चों को तो अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है, लेकिन हमको नौकरी में ये आरक्षण नहीं है, हमारे साथ भेदभाव हुआ है। और कहीं ना कहीं मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के सामने अपनी व्यथा को रखा, और उन्होंने सुनवाई करी, और 6 बार ये सुनवाई के दौरान उन्होंने एक निर्णय दिया कि हमारे को अब 30 दिन के अंदर अनुसूचित जाति का